पिछली वीडियो में हम जैकोबियन एज के बारे में बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम प्यूरिटन एज के बारे में बात करेंगे। इसका टाइम 1625 से 1660 तक था। चार्ल्स फर्स्ट के इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के बाद इंग्लैंड में स्ट्रगल शुरू हो गई। ये स्ट्रगल 1688 तक चलती रही। जॉन मिल्टन इस टाइम का महान स्कॉलर और जॉन बनियन इस समय का महान प्रीचर रहा। प्यूरिटन एज का नाम इंग्लैंड में प्यूरिटन मूवमेंट की वजह से पड़ा था। प्यूरिटन्स लोगों का एक ग्रुप था जो प्रोटेस्टेंट थे। ये लोग एलिजाबेथन टाइम की रिलीजियस प्रैक्टिस से सेटिस्फाई नहीं थे। ये लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड को पूरी तरह से प्योर करना चाहते थे और रिलीजियस प्रैक्टिस से हायरार्किकल लीडरशिप जैसे रिचुअल्स को खत्म करना चाहते थे। ये लोग अपने बिलीव्स पर बहुत सख्त थे और क्रिश्चियनिटी को और ज्यादा प्योर और अच्छा बनाना चाहते थे। इसलिए इस एज को प्यूरिटन एज कहा गया। प्यूरिटन्स लोगों ने इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम 1642 से 1651 के बीच पॉलिटिकल फील्ड में अपना अच्छा रोल प्ले किया। इंग्लिश सिविल वॉर एक सीरीज ऑफ वॉर थी। ये स्ट्रगल चार्ल्स फर्स्ट और उसके सपोर्टर्स, जिनको कैवलियर्स कहा जाता था, ये लोग एक साइड थे। दूसरी साइड में पार्लियामेंटेरियंस मतलब सांसद थे, जिनको राउंड हेड्स कहा जाता था। इन दोनों के बीच ये स्ट्रगल चलती रही। 1651 में ये वॉर खत्म हो गई, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस या राउंड हेड्स की जीत हुई और फाइनली चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसका बेटा चार्ल्स सेकंड फ्रांस भाग गया। अब इंग्लैंड में मोनार्की खत्म हो चुकी थी और कॉमनवेल्थ का शासन स्टार्ट हो गया था। इस कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल। 1649 से 1653 तक ये इंग्लैंड पर प्यूरिटन्स की जीत थी। प्यूरिटन्स 1660 तक इंग्लैंड की सत्ता को बनाए रहे, जब तक कि चार्ल्स सेकंड ने दोबारा इंग्लैंड के थ्रोन को प्यूरिटन से ना छीन लिया। कुछ खास बातें प्यूरिटन्स के बारे में ये है कि ये लोग नैरो माइंडेड और रिप्रेसिव थे, हालांकि वे सिविल लिबर्टी के सपोर्टर भी थे। अगर हम प्यूरिटन्स एज के लिटरेचर को देखें तो हमें कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई देंगी, जैसे कि रोमांटिक राइटिंग की जगह पर रिलीजियस राइटिंग आ गई। इस टाइम की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक केवल बाइबल थी। थिएटर्स को 1642 में बंद करवा दिया गया क्योंकि क्रिश्चियन प्यूरिटन्स किसी भी नाच गाने, झूठ जैसी चीज को अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। यहाँ तक कि शराब पर भी बैन लगा दिया गया। लेकिन इन सब सप्रेशन के बावजूद भी लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं छोड़ा। ड्रामा राइटिंग जरूर बंद हो गई थी, लेकिन पोएट्री लिखी जाने लगी। क्लोजेट ड्रामा लिखा जाने लगा, मीन्स ऐसे ड्रामाज जो परफॉर्म करने के लिए नहीं बल्कि रीड करने के लिए लिखे जाते थे। जॉन मिल्टन जैसे महान कवि इस टाइम में हुए, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन जैसी इंग्लिश एपिक लिखी। इस टाइम इंग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, पॉलिटिकल और रिलीजियस लिबर्टी। इसलिए लिटरेचर पर भी इसका गहरा असर पड़ा। इसलिए इस टाइम के लिटरेचर की टोन सैड एंड पेसिमिस्ट हो गई। इस एज की पोएट्री से लव का सब्जेक्ट गायब हो गया। हालांकि जॉन डन जैसे राइटर्स ने लव पोएट्री लिखी थी उस टाइम, लेकिन उसमें फीलिंग और इमोशंस की जगह इंटेलेक्चुअलिटी और साइंस और नॉलेज का यूज किया गया। प्यूरिटन्स एज के पोएट्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्पेंसरियन पोएट्स, दूसरा कैवलियर पोएट्स और तीसरा मेटाफिजिकल पोएट्स। अगर बात करें स्पेंसरियन पोएट्स की, तो ये ऐसे पोएट्स थे जो एलिजाबेथन टाइम के महान कवि एडमंड स्पेंसर से इंस्पायर थे और उन सब ने पोएट्री राइटिंग में स्पेंसर के स्टाइल को फॉलो किया। ये पोएट्स जैसे फिनिस फ्लेचर, एनगिलिस फ्लेचर, विलियम ब्राउने, जॉर्ज वाइदर और विलियम ड्रमोंड। इसके बाद कैवलियर पोएट्स की बात करें तो इन राइटर्स के वर्क्स की थीम कार्पे डियम पर बेस होती थी मोस्टली, मींस लिव इन प्रेजेंट एंड एंजॉय द मोमेंट एंड फॉरगेट एवरीथिंग इन सिंपल वर्ड्स। ये पोएट्स इंग्लिश जेंटलमैन थे जो चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट से कनेक्टेड थे और किंग के सपोर्टर भी थे। इनकी लॉयल्टी और सपोर्ट्स की वजह से ही इनको कैवलियर पोएट कहा गया। इनका विश्वास रेनेसां मैन में था, मतलब एक ऐसा आइडियल मैन जो एक लवर, एक सोल्जर, एक योद्धा, एक मैन ऑफ अफेयर, एक म्यूजिशियन और एक पोएट हो, मतलब एक टाइम में सब कुछ हो। इनकी पोएट्री का मेन एम होता था एंटरटेन करना और इस ग्रुप के मेन राइटर थे रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैरी, जॉन सकलिंग और रिचर्ड लवलेस।
लास्ट में बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स की और मेटाफिजिकल पोएट्री की। तो मेटाफिजिकल वर्ड को 17th सेंचुरी की कुछ पोएट्स जैसे जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वेगन, जॉर्ज हार्बर्ट और रिचर्ड क्रेसा पर अप्लाई किया गया। इन सब पोएट्स में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे विट, इमेजरी, कंसीट, जक्सटापोजिशन, यूज ऑफ साइंस, आर्ग्यूमेंट, स्टाइल ऑफ राइटिंग। सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने इस वर्ड का यूज अपनी बुक डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर में जॉन डन को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया था। इसके बाद सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को एक्सटेंड किया अपनी द लाइव्स ऑफ द पोएट्स नाम की बुक में। जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन दोनों ने इस टर्म को नेगेटिव सेंस में यूज किया था। जॉनसन का बिलीव था कि मेटाफिजिकल पोएट्स सिर्फ अपनी लर्निंग का शो ऑफ करना चाहते हैं। इस स्टाइल ऑफ राइटिंग के मेन पोएट्स थे जॉन डन, जिसने कई फेमस पोएम लिखी हैं, जैसे कि द फ्ली, द सन राइजिंग, ए वेरिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द एक्सटेसी, होली सोनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड, द गुड मोरो और द कैनोनाइजेशन। दूसरे राइटर्स जैसे कि जॉर्ज हार्बर्ट, रिचर्ड क्रेसा, हेनरी वेगन और एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल की टू हिज कोई मिस्ट्रेस इस स्टाइल की फेमस पोएम है। इस पोएम की कुछ स्टार्टिंग लाइंस देखते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कोइनस लेडी वर नो क्राइम, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव स्टे। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम रेस्टोरेशन लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।